जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले थे गंगा नदी तंत्र के बारे में, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर गंगा नदी के उद्गम को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। किसी एग्जाम में गंगा नदी का उद्गम गोमुख देता है तो किसी एग्जाम में गंगोत्री ऑप्शन में आता है। हम लोग बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नदियां शुरू कहाँ से होती हैं, जिनके मिलने से गंगा नदी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी आप जानते हैं, हिमानी ग्लेशियर को कहा जाता है, जो कि बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है। और वहीं से निकलती हैं दो नदियां, एक निकलती है विष्णु गंगा और एक निकलती है धौली गंगा। और दोनों आती हैं तो विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। अब जब दोनों विष्णु प्रयाग में मिल गई तो इन सबों का नाम चेंज हो गया और यहाँ से नाम हो गया अलकनंदा। यहाँ से नाम हो गया अलकनंदा। अब नदियों का नाम चेंज किस हिसाब से होता है? तो जब दो नदियां आती हैं, आपस में मिलती हैं किसी प्रयाग पे और दोनों की गहराई सेम होती है, तो वहां से नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। अगर दोनों की गहराई सेम नहीं होती है तो जिस नदी की गहराई सबसे ज़्यादा होती है उसी नदी के नाम से नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की गहराई सेम है, इसलिए नदी का नाम चेंज करके अलकनंदा नाम रख दिया गया। और ये जो दोनों नदियां हैं विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये मिलेंगी विष्णु प्रयाग पे। अब वहां से चल देती है अलकनंदा। अलकनंदा आगे आती है तो नंद प्रयाग के पास एक नदी आती है नंदाकिनी। नंदाकिनी ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी नहीं है, एन एन फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एन से है नंदाकिनी। नंदाकिनी आके नंद प्रयाग में मिल जाती है और ये अलकनंदा से कम गहरी होती है, इसलिए आगे नदी जो जाती है वो अलकनंदा के नाम से ही आगे जाती है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आई, नंदाकिनी को अपने में मिला ली और फिर अपने ही नाम से आगे बढ़ रही है। फिर आती है कर्ण प्रयाग पे। तो कर्ण प्रयाग पे एक नदी आती है पिंडार। पिंडार नदी आती है और अलकनंदा में मिल जाती है। इसकी भी जो गहराई होती है, पिंडार नदी की गहराई वो अलकनंदा से कम होती है। और अलकनंदा नदी की गहराई जो होती है ये पिंडार नदी से अधिक होती है, इसलिए जो आगे नदी जाएगी वो भी अलकनंदा के नाम से ही जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जब अलकनंदा आती है तो रुद्रप्रयाग के पास एक नदी आती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। एम एम फॉर माउंटेन। तो मंदाकिनी नदी आती है और वो कहाँ से आती है? तो वो आती है केदारनाथ से। बद्रीनाथ के पास पड़ता है केदारनाथ। केदारनाथ से आती है और रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो केदारनाथ से नदी आती है मंदाकिनी, उसकी भी गहराई अलकनंदा से कम पड़ जाती है, इसलिए आगे फिर नदी जाएगी अलकनंदा के नाम से ही। जब अलकनंदा यहाँ आती है तो ये देखिए, ये भागीरथी है, ये देख रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई। ये अब आती है तो आके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और यहाँ पे दोनों की गहराई सेम हो जाती है, तो यहाँ से नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जब नदियाँ आपस में मिलती हैं और दोनों नदियों की गहराई सेम होती है तो वहाँ से क्या होता है कि नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आएगी अलकनंदा और भागीरथी, दोनों की गहराई सेम होने की वजह से यहाँ पे नदी का नाम चेंज हो जाएगा और नाम हो जाएगा गंगा। अब यहाँ से गंगा आगे निकलती है। अभी ये सब तो ट्रेलर था, अब ये गंगा है। ठीक है, और ये जहाँ पे बनती है गंगा उसका नाम है देवप्रयाग। तो पंच प्रयाग हो गए। कौन कौन से पंच प्रयाग हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब इसको याद हम लोग कैसे रखेंगे? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। याद रखने का एक ट्रिक है, जो विष्णु भगवान थे ना, वो कृष्ण भगवान का अवतार लिए थे। तो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का अवतार ले लेंगे तो बचपन में कृष्ण भगवान को नंद कहा जाता था। तो जब विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का अवतार लेंगे तो हो जाएगा नंद का रूप धारण कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा नंद प्रयाग। ठीक है, अब नंद प्रयाग के बाद से आता है कर्ण प्रयाग।
तो कर्णप्रयाग को कैसे याद रखेंगे कि जो कृष्ण भगवान थे ना, वो छोटे में कान में बाली पहनते थे। तो कान में जब बाली पहनेंगे तो वहां से ट्रिक बन जाएगा कर्णप्रयाग। तो जब कृष्ण भगवान कान में बाली पहन लिए तो वहां से हो गया कर्णप्रयाग। फिर आगे जाएंगे, कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हो जाएंगे, लड़कपन उनका निकल जाएगा, तो गले में रुद्राक्ष का माला पहनेंगे। जब रुद्राक्ष का माला पहन लेंगे तो वहां से हो जाएगा रुद्रप्रयाग। और इतना सब करने के बाद कान में बाली पहनेंगे, गले में रुद्राक्ष का माला पहनेंगे, ये सब करने के बाद वो एक देवता का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब देवता लगने लगते हैं, तो वहां से हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है। कृष्ण भगवान सच में बहुत बड़े आदमी थे, बहुत जाने माने हस्ती थे उस टाइम महाभारत के समय में। अंगुली से जो है कि पूरा महाभारत करवा दिए। जिसको मारना होता था ना, भले बाण किसी और का होता था लेकिन उंगली का इशारा इनका ही होता था। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे ध्यान से तो उसमें आप लोग गौर किए होंगे कि जब किसी को मारना होता था तो कृष्ण भगवान अपनी उंगली टेढ़ी करते थे या फिर इधर उधर करते थे, जिससे कि कोई ना कोई रिएक्शन होता था। ठीक है। तो सारा का सारा महाभारत रचा हुआ किसका था? कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान जब गले में रुद्राक्ष का माला पहन लिए तो देवता का रूप धारण कर लिए, और जब देवता का रूप धारण कर लिए तो यहाँ पे बन गया देवप्रयाग। ठीक है। तो ये पंच प्रयाग आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का अवतार लिए तो नंद प्रयाग, और कृष्ण भगवान कान में बाली पहन लिए कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष का माला पहन लिए रुद्र प्रयाग, माला पहनने के बाद देवता लगने लगे तो देव प्रयाग। ठीक है। अब यहाँ से गंगा आती है, गंगा बढ़ेगी आगे, इसकी और भी सहायक नदियां हैं इसमें, जो गंगा नदी तंत्र के बारे में जानी जाती हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब देखते हैं ये गंगा आगे आती है तो क्या धमाल मचाती है। जब गंगा यहाँ से जाएगी तो यहाँ है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसको लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब भागीरथी के नाम से क्यों फेमस है? ठीक है। गंगा का उद्गम भी यही क्यों माना जाता है? उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के गोमुख से जो भागीरथी निकलती है वो उत्तरकाशी जिला से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख से। गंगा का उद्गम स्थान भी वही माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे गंगा नदी आएगी तो एक इधर से नदी आती है चाइना से, जो जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। और ये अपने भारत में 916 किलोमीटर बहती है। यहाँ से ये आती है ब्रह्मपुत्र नदी तो आके गंगा में मिल जाती है, और गंगा में मिलने के बाद बांग्लादेश होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इन दोनों का मिलन भी बांग्लादेश में ही होता है, बांग्लादेश में दोनों मिलती हैं। तो बांग्लादेश में जहाँ पे मिलती हैं उससे पहले गंगा का जो नाम होता है बांग्लादेश में वो पद्मा होता है। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या हो गया? पद्मा। और इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी तो भारत में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जा रहा था, लेकिन जब ये बांग्लादेश में आई तो इसको जमुना बोला जाता है। ठीक है। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो उसको जमुना बोला जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक अलग नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम मेघना होता है, और गंगा नदी मेघना बन के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आइए हम लोग बात करने वाले थे कि जो गंगा का उद्गम स्थान होता है वो भागीरथी के उद्गम स्थान पे ही क्यों माना जाता है। ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि 10 लड़के मिलकर किसी को मारने जा रहे हैं। ठीक है। और वहां पे कोई एक ही लड़का है, अब वो एक ही लड़का उन सबके बराबर पड़ जा रहा है। ठीक है। ये 10 लड़के मिलकर उसको नहीं मार पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखिए 10 लोग मिलके एक लड़के को मारने जा रहे हैं, अब वो भी एक लड़का जो है इन सबों पे भारी पड़ जा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सब लोग किसका किसका फेवर करेंगे? एक ही लड़के का तो फेवर करेंगे जो अकेले था। 10 लोगों का कोई फेवर नहीं करेगा ना। अगर अकेले मिल के 10 लोगों को हरा दिया, चाहे 10 लोगों के बराबर चला गया, तो एक ही लड़के को फेवर करेंगे। इसीलिए अब यहाँ देखिए इतनी सारी नदियां मिल रही हैं, इतनी सारी नदियां मिलने के बाद भी भागीरथी इन सब के बराबर आ जा रही है, गहराई में या फिर पानी के मामले में। इसीलिए जो गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है वो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के गोमुख से माना जाता है, जहाँ पे भागीरथी का उद्गम स्थान है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं
कि सबसे ऊंचा टिहरी बांध, इसको भी लेके कंफ्यूजन है बच्चों में। कहीं पे ऑप्शन आता है टिहरी और कहीं पे भाखड़ा, और दोनों सही होता है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में टिहरी को सही मानता है, किसी किसी क्वेश्चन में भाखड़ा नांगल को सही मानता है। तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से टिहरी को सही मानता है और किस तरीके से भाखड़ा नांगल को सही मानता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जो टिहरी नदी जो टिहरी बांध है वो है भागीरथी नदी पे। और जहाँ पे ये भिलांगना नदी है ना, एक भिलांगना नदी है, भिलांगना नदी आके भागीरथी में मिल जाती है। तो भिलांगना नदी जहाँ भागीरथी में मिलती है उसके जस्ट बाद एक ठो बांध बना है टिहरी नामक। ठीक है, टिहरी नाम का बांध बना है, और इसके सपोर्ट के लिए एक ठो छोटा सा बांध बना है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। ठीक है, तो कोटेश्वर बांध जो बना है वो टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए बना है कि अगर कभी सैलाब आए तो टिहरी बांध को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब देखते हैं टिहरी बांध हो गया 260 मीटर, 260 मीटर। और जो भाखड़ा नांगल बांध है ये पंजाब में है, सतलज नदी पे। भाखड़ा अलग बांध है, नांगल अलग बांध है, लेकिन हम लोग एक ही में बोलते हैं भाखड़ा नांगल। ठीक है, तो भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। भाखड़ा बड़ा बांध है और जो नांगल है वो उसके सपोर्ट में उसके पीछे बना है कि अगर सतलज नदी में कभी सैलाब आए तो भाखड़ा बांध पे कभी इफेक्ट ना जाए, नांगल कुछ तो रोकेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो भाखड़ा बांध है वो 225 मीटर है। ठीक है, टिहरी कितना हो गया, टिहरी हो गया 260 मीटर और भाखड़ा हो गया 225 मीटर। ठीक, लेकिन इन दोनों की कैटेगरी अलग है, इन दोनों की कैटेगरी अलग है। जो टिहरी बांध है वो अर्थ फिलर बांध है। बांधों के कई टाइप होते हैं, अर्थ फिलर बांध, ग्रेविटी बांध, आर्क बांध, ये हम लोग बांध वाले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो जो टिहरी बांध है वो आपका अर्थ फिलर बांध है और भाखड़ा जो बांध है वो ग्रेविटी बांध है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो अब देखिए ये अर्थ फिलर का तो कैटेगरी हट गया ना, यहां से तो कैटेगरी चेंज कर दिया, कैटेगरी चेंज कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भैया बांध तो दोनों है, टिहरी भी बांध है और भाखड़ा नांगल भी बांध है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी। अगर ऐसा पूछ दे कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है तो भाखड़ा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो गंगा नदी का जल होता है उसमें बैक्टीरिया क्यों नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया गंगा नदी के जल में नहीं पाए जाते हैं। ये आपको सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। बैक्टीरिया गंगा नदी के जल में नहीं पाए जाते हैं। अब वो अलग बात है कि हम लोग कंपनी का जो वेस्ट होता है उसमें छोड़ते हैं तो वो गंगा नदी गंदी हो जाती है और उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इसके दो कारण हैं, गंगा नदी का जल बैक्टीरिया रहित होने के दो कारण हैं। सबसे पहला कि ये जो नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से निकलती हैं जिनके मिलने से गंगा नदी बनती है। तो आप लोग भी जानते हैं कि पहाड़ों पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है, पहाड़ों पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है तो इसलिए गंदगी कम होती है। और पहाड़ों पे जो नदियाँ होती हैं वो बहुत तेज रफ्तार के साथ बहती हैं, इसलिए भी गंदगी नहीं रुकती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें एक और चीज होता है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को पूरे तरीके से डैमेज कर देता है, खा जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि बैक्टीरियोफेज पाया जाता है गंगा नदी के पानी में। तो मुझे लगता है गंगा नदी का उद्गम आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गंगा नदी तंत्र के साथ।